अभी ऑल क्लियर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल बच्चा लोगों? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। अब जब तक एक बेहतर सेटलमेंट नहीं हो जाता यूट्यूब का हर चीज, अभी कुछ दिन अब ऐप पर ही क्लास लूंगा। तो जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, कुछ दिन आप ऐप पर ही क्लास लीजिए। अभी पिछले 15-20 मिनट से लाइव स्ट्रीमिंग में इश्यू आ रहा है, बीच में कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले ये सिस्टम सही हो जाए, एक और टीम बनाऊं, क्योंकि अभी की टीम के साथ थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। चलिए शुरू करें। आज का पहला टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस से जो हम लोग लेने जा रहे हैं, जिस पर आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं पहले भी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और इजराइल गाजा वॉर। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इसका फ्यूचर अभी क्या दिख रहा है। और बहुत बढ़िया ढंग से यहां पर एक डिस्कशन हुआ है करंट में कि हम इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को कैसे आगे बढ़ाएं। मतलब आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट हैं, एक ईस्टर्न लेग कहा जाता है, एक वेस्टर्न लेग कहा जाता है, एक पूर्वी हिस्सा इसका और एक पश्चिमी हिस्सा। तो पश्चिमी हिस्से में समस्या है, पूर्वी हिस्से को क्या हम डेवलप कर सकते हैं फिलहाल के लिए, इस विषय पर चर्चा है। बहुत बढ़िया, यानी एक नए प्रकार से आप इसका एनालिसिस देखेंगे और इसको हम लोग लेंगे जीएस पेपर 2, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिसी और उसका इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंडिया की पॉलिसी पर इफेक्ट है। देख सकते हैं इजराइल का गाजा युद्ध, यानी इस नीति का भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक हम जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन पे पढ़ेंगे, जो वहां पर जन्म दर है यानी फर्टिलिटी रेट है, वो बहुत न्यून चली गई है और लगातार एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, जन्म दर कम होती चली जा रही है, वृद्ध आबादी बढ़ रही है, युवाओं की संख्या घट रही है। इसे ही हम बोलते हैं डेमोग्राफिक विंटर या पॉपुलेशन विंटर, जिस पर 2024 में यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा। आप सबको पता है कि हम लोग डेमोग्राफिक विंटर पर भी एक बढ़िया डिस्कशन कर चुके हैं और वो भी कई बार कर चुके हैं। एक बार कमेंट करते चलिएगा जिससे आपकी और मेरी क्लास के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। आज फिर हम उसी विषय पर एक बार बातचीत करेंगे और एक बार समझिए आपका रिवीजन होगा डेमोग्राफिक विंटर और उसके साथ जुड़ी हुई चीजें। अदरवाइज आप ट्रस्ट करें, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी आप पढ़ चुके हैं, आप डेमोग्राफिक विंटर भी पढ़ चुके हैं, जापान की जनसंख्या वाला मुद्दा भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आज मैं चाहता तो आज भी क्लास ना लेता, कोई आर्टिकल था ही नहीं आज भी, टू बी ऑनेस्ट। यानी ये आर्टिकल आज आपकी समझिए रिवीजन की क्लास है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मतलब आप पीछे पढ़ ना चुके हो। एक टॉपिक केवल ये वाला जो आएगा आपको, ट्रंप के अधीन अमेरिका रूस कूटनीति, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच की जो मीटिंग होने जा रही है यूक्रेन के मुद्दे पर, जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं होगा, उसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगे उस विषय पर, यानी भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। तो ये टॉपिक थोड़ा सा एक नए प्रकार का आपको मिलेगा, लेकिन इसमें भी केवल एज ए एग्जांपल हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना। जीएस पेपर 2 विकसित यानी अमेरिका रशिया की नीति का प्रभाव, जीएस पेपर 3 इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जिसका ये एथिकल रूप से कहां तक सही है, नैतिक दृष्टि से क्या एक अच्छी पहल है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 2022 में ये वॉर शुरू हुआ था तो रशिया और यूक्रेन को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा ही गया। रशिया और यूक्रेन को लेकर के आपसे क्या प्रश्न पूछा गया कि भाई इस युद्ध को शुरू करने से पहले किन एथिकल इश्यूज पर, किन नैतिक मुद्दों पर विचार करना था। तो स्वाभाविक इस प्रकार की चीजें यहां डिस्कशन में आती हैं, ऐसे और प्रीलिम्स की निगाह से भी इसे देखें। अब देखिए, अमेरिका जो mRNA वैक्सीन पर रिसर्च
चल रहा था मैसेंजर आरएनए वैक्सीन पर, उसकी फंडिंग में भी काफी कमी कर दी। यानी अमेरिका हर जगह फंडिंग में कमी करता जा रहा है। एमआरएनए, तो प्रीलिम्स के लिए एमआरएनए वैक्सीन, आप मुझे बताएं क्या बहुत बारी आप एमआरएनए वैक्सीन पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? तो कहने का मेरा मतलब है कि आज भी, जैसे सैटरडे मेरे बच्चों, सैटरडे भी आपके लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने भेज दिया था, ठीक है। और स्वाभाविक रूप से आज भी आपके लिए नए में कुछ मसाला नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि क्या इसको हम लोग तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना पढ़ चुके हैं? आप कहेंगे लेकिन फिर भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रंप या अमेरिका की इकोनॉमी कितनी बारी, कब्रिस्तान का गाजा, लैंग्वेज का जो विषय था, बिहार की एसआईआर, यानी सब कुछ। तो ऑलरेडी हिंदू में तो पिछले 2 दिनों से, यानी सैटरडे और मंडे, वैसे छुट्टी भी थी, और बाकी ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल के गाजा युद्ध ने आईएमईसी के भविष्य को कैसे अधर में लटका दिया? अब जरा इस विषय को आप ध्यान से देखिएगा यहीं पर, और जैसे ही आप इसको देखेंगे कि इजराइल का गाजा वॉर आईएमईसी के फ्यूचर को ही समाप्त कर रहा है। पहले एक बार न्यूज देखिए कि क्यों चर्चा में, फिर मैं बताऊंगा वापस आकर के, और फिर इसको जोड़ूंगा 2022 के उस रशिया और यूक्रेन वाले क्वेश्चन के साथ। और वो क्वेश्चन क्या है कि किसी भी युद्ध को शुरू करने से पहले, जो यूपीएससी ने आपसे पूछा था, किन नैतिक मुद्दों पर विचार करना चाहिए? आप क्या यहां पर समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर इजराइल और गाजा के बीच में है तो आईएमईसी का फ्यूचर क्या है, जबकि इजराइल भी उसका एक पार्ट है। तो युद्ध शुरू करने से पहले इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए था। आईएमईसी जो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, उसको क्या नुकसान होंगे, जबकि इजराइल भी उसका एक सदस्य है। तो आप देखिए, अगस्त 2025 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने, यानी भारत की तरफ से, एक प्रगति आईएमईसी की, उसका एक रिव्यू किया गया कि कहां तक इसकी प्रगति है। आप जरा न्यूज को देखिएगा। मैं अगस्त 2025 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईएमईसी की प्रगति की समीक्षा के लिए यूएसए, यूएई, सऊदी अरबिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इजराइल, जॉर्डन और यूरोपियन यूनियन के दूतों और अधिकारियों की मेजबानी की। यानी आप ऐसा समझिए कि भारत में एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, किस चीज के लिए? आईएमईसी की प्रगति की समीक्षा के लिए। भाई, ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, इस प्रोजेक्ट की वस्तुस्थिति आज क्या है? क्या ये फेजिबल दिख रहा है, या आज भी इसके सामने पुनः बड़े चैलेंज उत्पन्न हो चुके हैं? अब उसके बाद यहां पर बताया गया कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की घोषणा नई दिल्ली में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। आप सबको पता है, इसकी मेजबानी हिंदुस्तान ने की थी। उस समय हम लोगों ने विस्तार से इसके ऊपर पढ़ा था। और इसका उद्देश्य का क्या था? एशिया को, अरब कंट्रीज को और यूरोप को एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी एशिया, अरब कंट्रीज और यूरोप के मध्य एक लिंक बनाया जाए, मल्टी मॉडल, यानी जहां पर बंदरगाह और जहाज से भी माल जाए, इसके बाद रेलवे से भी माल जाए, और यह माल कम समय में अपनी यात्रा पूरी करके लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करे, और जो भेजने की अवधि होती है उसको भी कम करे, जिससे डिमांड और सप्लाई का बेहतर रिलेशन बने और विभिन्न देश इसका लाभ उठा सकें, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष, और जो नहीं जुड़े हुए प्रत्यक्ष, वह स्वाभाविक है अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ उठा सके, यानी उत्पादों का उपभोग कर सके। तो आप यहां से देखें, तीनों के बीच में ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। हालांकि इजराइल गाजा युद्ध ने, यानी मुद्दा देख लीजिएगा, गंभीर अनिश्चितता पैदा कर दी है, खासकर गलियारे के पश्चिमी भाग के लिए। यानी इसके 2 पार्ट हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। एक बार पहले इसको देखिए, फिर आएंगे चीजों को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। इजराइल हमास वॉर की पूरी ये टाइमलाइन आपके सामने है, गाजा मतलब पूरा का पूरा, ठीक है ना? तो एक केवल अब आते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर यानी जो भारत को अरबियन गल्फ के साथ, यानी गल्फ के देशों के साथ, अरब के देशों के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये
इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फेजिबल है, लेकिन जो इसका वेस्टर्न वाला पार्ट है वो फेजिबल नहीं है। तो ये इसके बारे में है, ध्यान से समझिएगा कि इजराइल गाजा युद्ध ने गंभीर अनिश्चितता पैदा कर दी, खासकर गलियारे के पश्चिमी भाग, यानी जो ईस्टर्न भाग के साथ वाला, जो यूरोप के साथ चीजें जुड़ रही हैं, इजराइल और यूरोप के साथ, वहां पर एक समस्या बनी हुई है। तो इसी विषय पर चर्चा है। आर्टिकल के राइटर यही कहते हैं कि भारत को इसके बारे में विचार करना चाहिए, यानी ईस्टर्न गलियारे को, ईस्टर्न जो इसका हिस्सा है, इसको आगे बढ़ाए और भारत इसकी ऑपरेशनल स्थिति की तरफ, यानी खुद और पूरे सिस्टम को लेकर के आए। बाकी जब युद्ध शांत होगा देन आगे की बात पर विचार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारत के रणनीतिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे BRI चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो चूंकि भारत उसका हिस्सा नहीं है और वह पूरे विश्व में स्थल और जल मार्गों से कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है, किस चीज के लिए? यानी गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए। तो इसका मतलब अगर भारत एक इतने बड़े नेटवर्क का हिस्सा नहीं है तो वह रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं BRI के सामने एक चैलेंज की स्थिति में है, भारत चैलेंज की स्थिति में है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के पास विकल्प होना चाहिए कि वह अपना एक कॉरिडोर डेवलप कर सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह ही भारत के भी लिंकिंग रूट्स हो। तो उसी दृष्टिकोण से IMEC अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को BRI के समक्ष IMEC डेवलप करता है। और भारत BRI का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि BRI का ही एक हिस्सा है CPEC, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत के संप्रभु क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर से होकर के निकल रहा है। तो ऐसे में अगर भारत BRI का मेंबर बन जाएगा तो इंडिया की सॉवरेंटी यानी संप्रभुता अपने आप संकट में आएगी। तो भारत अपनी संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ कर नहीं सकता, इसलिए BRI का विकल्प हमें चाहिए और BRI का विकल्प IMEC के रूप में हम उसका एक पार्ट, और ऐसे ही ढेर सारे कनेक्टिविटी रूट हम बनाएंगे, BRI का हम विकल्प विकसित कर लेंगे। इसलिए ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप अगर IQIP पे जाएंगे तो स्वाभाविक है आपके सामने आ जाता है कि भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों का इंपैक्ट। तो इजराइल गाजा वॉर और उसका इंडिया के इंटरेस्ट यानी IMEC पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर इसके बाद ऑब्वियस है जितनी भी बायलेटरल, रीजनल या ग्लोबल ग्रुपिंग्स होती हैं उनके साथ जुड़े हुए मुद्दे। फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी आपके सामने, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियस है GDP की वृद्धि होगी, जितना बेहतर एक्सपोर्ट होगा, जितनी कॉस्ट कम होगी, उतना ही GDP बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो इस यूनिट के साथ तो हमेशा लगा ही रहता है। नहीं, हमेशा याद रखें कि इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट तो आप कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, अगर मैं कहता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो और आप ये लिखते हो कि वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण लग चुका है, तो आप लिखेंगे अब इससे GDP बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा और डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगा। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी भी लिख रहे हैं, अगर हम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करते हैं तो उसका भी GDP पर इंपैक्ट पड़ेगा भाई। तो ये बड़ी चीज है, ठीक है ना, इकोनॉमी वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियस है, GS पेपर 3 इकोनॉमी में। IMEC क्या भारत का एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जहां पर हम बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे के द्वारा माल की सप्लाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में भी अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियस है फिजिकल ज्योग्राफी में ये पार्ट आ जाता है। अब अगर हम एक प्रश्न देखें तो स्वाभाविक रूप से डायरेक्ट अभी IMEC पर हम नहीं है, लेकिन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के UPSC ने आपसे प्रश्न पूछा है और इसमें पूछा गया कि भारत ने उससे किनारा क्यों किया है। तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे भारत का किनारा करना क्योंकि भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में वो नहीं है, भारत की सॉवरेंटी के सामने एक चैलेंज है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो IMEC पर भी स्वाभाविक है जब चर्चा में होता है तो प्रश्न आपसे बन सकता है, आप देख सकते हैं। ये भी क्या है, क्लियर बेटा, इकोनॉमिक कॉरिडोर ही है। क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप देख सकते हैं जैसे मुंबई से स्टार्ट हुआ,
फिर उसके बाद कहां पर गया, यानी यूएई, फिर सऊदीया, फिर इसी प्रकार से जॉर्डन होता हुआ और फिर यूरोप की तरफ ये जाएगा। इस मार्ग को अभी आपको मैं विस्तार के साथ समझाऊंगा। एक बार आप जरा इसको देखिए। जैसे मान लीजिए यहां पर आप इसको पहले समझिए तब और मजा आएगा। जैसे या इसकी शुरुआत कहां से हो रही, भारत से, यानी इंडिया से। आप यहां पर देख सकते हैं, यानी शुरुआत है इसकी इंडिया से। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर जहाज लोड हो रहे हैं। अब लोड क्या हो रहा है देखिएगा हमारे लिए कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है। गुजरात का कपड़ा, यानी गुजरात का जो टेक्सटाइल है वो यहां लोड हो, महाराष्ट्र के जो ऑटो पार्ट्स होते हैं वो यहां लोड हो, कर्नाटक की जो मशीनरी है वो यहां लोड हो रही है, केरल का जो स्पाइस यानी जो भी मसाला है, जो भी समुद्री उत्पाद मरीन प्रोडक्ट है वो सब यहां पर लोड हो गए। अब जरा समझिए इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। अब यहां से लोडिंग के बाद कस्टम क्लियरेंस हुआ, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है और माल यहां से कहां निकला, क्लियर है। यानी समुद्र का पहला सफर आप देख सकते हैं यूएई के साथ, ठीक है, क्लियर है। यूएई यानी कहां पहुंचता है ये देखिएगा, जहाज अरब सागर पार करके 3 से 4 दिन में जबाल अली पोर्ट दुबई पहुंच जाता है, जहां पर बड़े बड़े क्रेनों से कंटेनर उतारे जाते हैं और हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन में, यानी माल ढोने वाले जो रेलवे होते हैं उसमें चढ़ाए जाते हैं। और फिर उसके बाद ट्रेन से देखिए आप, ये देखिए ट्रेन, रेल रूट, ये देखिएगा रेल रूट, यानी जो डॉट डॉट है वो सी रूट। अब क्या होगा, रेगिस्तानी रेल का सफर स्टार्ट हो जाता है यूएई से सऊदी अरब और जॉर्डन। कहां से, यहां, यानी ये देखिए आप यूएई से अब ये सऊदी अरब और जॉर्डन के लिए ट्रेन से माल जा रहा है। यानी यूएई के रेगिस्तानों को पार करके सऊदी अरब के रियाद और दम्माम पहुंचता है यह कारवां मेरे प्यारे बच्चों। फिर यह जॉर्डन के अम्मान तक जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जॉर्डन से इजराइल की तरफ ये पहुंचता है, इजराइल के हैफा पोर्ट पर, ये देख लीजिएगा, यानी ये पूरा ट्रेन ही चल रही, इजराइल के हैफा पोर्ट पर ये पहुंचता है। यहीं पर जो ईस्टर्न लेग है, इसको याद रखिएगा, यानी पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न लेग का अंत हो जाता है कहां पर, इसी हैफा पर। और यहीं से मेरे बच्चों वेस्टर्न लेग की शुरुआत होती है, यानी इसके पश्चिमी पैर की शुरुआत होती है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। यानी जब इजराइल से यूरोप की तरफ जाता है तो इसका दूसरा हिस्सा आता है, यानी हैफा से बड़े बड़े कंटेनर जहाज भूमध्य सागर पार करते हैं और ग्रीस, ठीक है ना, कहां पर, ये देखिए ग्रीस या इटली पहुंचते हैं। यहां यूरोपियन यूनियन के कस्टम नियम लागू होते हैं, हर कंटेनर की जांच, टैक्सेशन और डॉक्यूमेंटेशन। और फिर उसके बाद ग्रीस या इटली से माल यूरोप की तेज और सटीक रेल नेटवर्क से, देखिए यहां पर पूरा रेल नेटवर्क है, कोई जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और अन्य देशों में ये पहुंच जाता है, आप देख सकते हैं, क्लियर है। जर्मनी में जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पार्ट्स, फ्रांस में जाता है क्या, टेक्सटाइल और स्पाइसेस यानी मसाले, फ्रांस में जाता है टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस, नीदरलैंड में जाता है मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आप देख सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है जो मैंने आपको यहां बताया है, इसमें आपको देखना है मुंबई से हैफा तक वाला, जिसको कहते हैं ईस्टर्न लेग, ठीक है। इसके बारे में है कि ये हम चला सकते हैं, लेकिन जो हैफा से ऊपर वाला एरिया है वहां पर एक समस्या बनी हुई है, यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया है। एक बार मुझे बताएं आप सब लोग, ये चार्ट समझ में आए कि माल कैसे उठेगा और कैसे जाएगा, कहां पहुंचेगा, ठीक है। और ये देखिए यानी ईस्टर्न कॉरिडोर, क्लियर बेटा। कौन कौन देश शामिल है, मैप उनके कलर के हिसाब से आपके सामने है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इंडिया से माल निकला, फिर उसके बाद देखिए यूएई पहुंचा, फिर सऊदी अरबिया, फिर जॉर्डन, फिर इजराइल। तो जो इजराइल का है था, इसे कहते हैं ईस्टर्न लेग, क्या कहते हैं, ईस्टर्न लेग।
और यहां से जो पूरा हिस्सा जाता है इसे कहते हैं वेस्टर्न लेग, याद रखिएगा। यानी इजराइल से आगे का माल जाने में समस्या है। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं। अब आइए जरा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और कई चीजें आपके समक्ष रखते हैं। एक बार मुझे बताएं, चीजें क्लियर हो गई यहां तक की? अब आप यहां से देखते चलें तो एक एक चीज। भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क परियोजना है, क्या इसमें कोई डाउट? एक एक चीज आप देखते जाइएगा। क्या है? एम्बिशियस ट्रांसनेशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट G20 समिट इन न्यू दिल्ली, ये डिसाइड हुआ। उसका उद्देश्य क्या है? मध्य पूर्व के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ना, जिससे पारंपरिक रेड सी और स्वेज कैनाल के कंपेयर में नौवहन समय लगभग 40% कम हो जाएगा। एक एक चीज की इंपॉर्टेंस को यहीं पर समझते चलेगा। यानी इसका उद्देश्य है कि कम समय में ट्रेड को और बड़ा करना। ऐसी एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को आप कैसे समझेंगे? एक पॉइंट में इसको आप देखिए। आपको पता है एक बार स्वेज नहर में एक बहुत बड़ा जहाज कंटेनर लादे फंस गया था, तो आपने देखा था कि पूरा का पूरा स्वेज कैनाल ब्लॉक हो गया था और इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, चीजें महंगी होने लगी, क्योंकि पूरा जो भी माल थे उनका रास्ता रुक गया। ऐसे ही लाल सागर के साथ इश्यू है, यानी अभी इजराइल हमास वॉर में हौथी विद्रोहियों ने रेड सी पर कंट्रोल कर लिया। दोनों ही परिस्थितियां अगर आपको याद हो तो इसका मतलब है कि भाई अगर कभी भी जियो पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो स्वेज कैनाल के साथ भी समस्या है। मिस्र अगर चाहे तो उस पर पूरा कंट्रोल कर ले, और समस्या रेड सी के साथ है जो आप लोगों ने स्वयं देखी है इजराइल हमास वॉर के समय। तो ऐसी परिस्थिति में एक विकल्प ढूंढा जाए जिसमें समय भी कम लगे और वह जियोपॉलिटिकली सुरक्षित भी हो। ऐसी परिस्थिति में इसकी खोज की गई जिसका नाम है IMEC मेरे प्यारे बच्चों, और समय कम हो जाएगा तो स्वाभाविक इसके इकोनॉमिक बेनिफिट आपके सामने अपने आप आ जाएंगे। अब इसमें यही कहा गया अगली चीज कि अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास संघर्ष ने इस क्षेत्र में गंभीर भू राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है, जिससे इस परियोजना का भविष्य खतरे में पड़ गया और इसका फ्यूचर कितना है उसी फ्यूचर पर बातचीत करने के लिए भारत में मीटिंग हुई। अब IMC की पूरी जानकारी आपके साथ साझा है। व्हाट इज IMC मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लियर? जिसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। इसके कंपोनेंट देखिए, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी और पश्चिमी गलियारा। यानी जो पूर्वी गलियारा है वो भारत को खाड़ी देशों के साथ जोड़ देता है। जोड़ता है कि नहीं बच्चों? भारत को खाड़ी देशों के साथ ये कनेक्ट कर देता है। यानी भारत के जो पश्चिमी तट या वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उनसे UAE को, सऊदी अरबिया को, जॉर्डन और फिर इजराइल के पोर्ट ऑफ हैफा जिसका जिक्र मैंने किया से जोड़ देता है। और यहीं से इसका कनेक्शन हैफा से वेस्ट कॉरिडोर यानी गल्फ और यूरोप के बीच का रिलेशन बनता है। ठीक है, यानी हैफा से ग्रीस, इटली और फिर उसके बाद यूरोप में ट्रेन नेटवर्क से सभी माल की सप्लाई, जो मैंने आपको बता दिया था। अब आप आगे देखिए क्या आगे क्या डिस्कस है। बैकग्राउंड एंड कॉन्सेप्ट भी यहां बताया गया है, ठीक है ना। 2 मेन सेगमेंट जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, जिस पर आर्टिकल में भी डिस्कशन है। एक है लेग, यानी जैसे आपका एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ईस्टर्न लेग और वेस्टर्न लेग आप देख सकते हैं। और रूट क्या है? ईस्टर्न लेग इंडिया से माल निकला, UAE गया, फिर वहां से सऊदी अरबिया, फिर जॉर्डन, फिर इजराइल। इसको प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा बच्चों, ये एकदम से क्रोनोलॉजी ये प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। और यहां से हैफा पोर्ट। वेस्टर्न लेग क्या? हैफा पोर्ट, फिर यहां से ग्रीस, इटली, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ यूरोप। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दिया गया है, यानी भारत से UAE से जाएगा, फिर UAE से जो है यह रेल का रूट पकड़ेगा सऊदी अरबिया और जॉर्डन तक, ठीक है ना। तो C+ रेल की कंट्रीज कौन है? इंडिया, UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजराइल।
और इधर कौन है, सी प्लस रेल, इसमें इजराइल, ग्रीस, इटली और यूरोपियन यूनियन के नेशन। इसको आप बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा और एग्जाम में ऐसा ही बनाने की कोशिश कीजिए। अगर इस पर प्रश्न आए इसी हिसाब से तो शायद थोड़ा सा बेहतर आप कर पाएंगे। ठीक है, व्यापक उद्देश्य क्या है, यानी एक तो हो गया कि जो हमने कनेक्टिविटी की बात की, अब इसका व्यापक उद्देश्य क्या है, तो व्यापार, समय और लागत कम करना, बताने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल कनेक्टिविटी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल को बढ़ावा देना, ऊर्जा ट्रांजिशन यानी स्वच्छ हाइड्रोजन के लिए पाइपलाइन को सक्षम बनाना, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, ये सब आप लोगों को पता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब आता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी कब इस पर दिमाग में सोचा गया। 2023 में तो हमारे सामने आया G20 की मीटिंग में, लेकिन ये कब से लोगों के दिमाग में, यानी जो भी संबद्ध देश है, तो आप देख सकते हैं यानी 2010 के दशक की शुरुआत में, ठीक है, गल्फ और यूरोप का जो ट्रेड हो रहा था, यानी खाड़ी देशों का और यूरोप का जो ट्रेड हो रहा था, वो स्वेज कैनाल और रेड सी के रूट से हो रहा था। क्लियर है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस रास्ते में जो ये हो रहा था स्वेज कैनाल और रेड सी के द्वारा, वहां पर हौथी विद्रोही वगैरह है, आपको सबको पता। तो वहां पर पायरेसी के लिए, यानी कि लूट मार हो जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर रहता था। माल डिले हो जाता था, ट्रैफिक और बहुत सारे रीजंस भी थे। क्लियर है, बहुत सारे चोक पॉइंट्स की वजह से यह भी एक इशू था। तो ऐसे में अब अगर आईएमसी आएगा तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। 2020 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ। अब अब्राहम एकॉर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, किसके संदर्भ में, पहला तो आपको पढ़ना होता ऑब्वियस है, मिडिल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके संदर्भ में अब्राहम एकॉर्ड। लेकिन उसके साथ अगर हम देखें तो आईएमईसी को लेकर के भी इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आज चूंकि जियो पॉलिटिक्स पर बात करेंगे नहीं, आज केवल अब्राहम एकॉर्ड का आईएमईसी के साथ रिलेशन देखेंगे। तो अब मान लीजिए अब्राहम एकॉर्ड पर आप लिख रहे हैं, उसमें आईएमईसी की बात कर देते हैं तो भी आपका आंसर मजबूत हो जाता है। तो यहां पर क्या दिखा रहा है, क्लियर, कि अब्राहम एकॉर्ड में यूएई, बहरीन और इजराइल, इनके रिश्ते सामान्य हुए। और स्वाभाविक रूप से जब इनके रिश्ते सामान्य हुए तो यह जो आईएमईसी और रेलिवेंट हो गया कि भाई अब तो यह एक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। यानी क्रिएटेड स्पेस फॉर इजराइल अरब कोऑपरेशन, यानी ये जो आईएमईसी है इसने अरब और इजराइल के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ध्यान में अगर आप रखते हैं तो आप कितने प्रश्नों का आंसर लिख सकते हैं। पहले एक पॉइंट बता देता हूं, जैसे आपसे यही पूछ ले कि आईएमईसी कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्या ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया अलग से प्रश्न आ जाए तो आप यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बाकी और भी आगे चल रहे हैं। फिर 2021-22 में भारत ने यूएई, सऊदी अरबिया, इन दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत गहरा किया। इनके साथ सीपा किया, यानी सीपा विद यूएई इन 2022। अब आप सोचिए कि हमने इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। अब इससे क्या हुआ कि आईएमईसी का जो इकोनॉमिक बेस है, आर्थिक आधार, वो और मजबूत हो गया, क्योंकि हमारे बीच क्या है, मुक्त व्यापार समझौता हो गया, वो भी व्यापक। तो ऐसी परिस्थिति में आईएमईसी को लेकर के क्या यूएई या सऊदी अरबिया ज्यादा कीन, ज्यादा उत्सुक होंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, तो ज्यादा कीन होंगे, ज्यादा उत्सुक होंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे बीच में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सितंबर 2023 में आईएमईसी का अनाउंसमेंट हिंदुस्तान में G20 की शिखर मीटिंग, शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, जिसका चेयर भारत कर रहा था, यानी जिसका आप देख सकते हैं। और जैसे ये घोषणा हुई, यह मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी का एक सिंबल भी था, यानी आईएमईसी मध्य पूर्व की स्थिरता का एक संकेत, एक इंडिकेशन था। लेकिन उस इंडिकेशन के सामने क्या इश्यू आ गया आपको पता है। फिर अक्टूबर 2023 में देखिए इश्यू आ गया, यानी चैलेंज आ गया। हमास इजराइल की घटना हमारे सामने आ गई और गाजा वार हो गया। अब आप देख सकते हैं
और इसी परिस्थिति में अरब और इजराइल के बीच में जो एक पॉजिटिव संबंध डेवलप हो रहा था वो कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ प्रभावित हो गया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने पूरा देखा, कैसे और कहां तक की यात्रा रही है, रेलिवेंस भी इससे हमें तैयार हो गया और ये भी तैयार हो गया, यानी कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ। यानी रेयर स्टेबिलिटी बिफोर 2023, मतलब कि 2023 गाजा इजराइल संघर्ष से पहले दोनों देशों में या उस पूरे क्षेत्र में एक गहरी स्थिरता आ रही थी जो रेयर थी। जैसे आप रेयर अर्थ एलिमेंट पढ़ते हैं ना, रेयर दुर्लभ पृथ्वी तत्व जिसमें चाइना का पूरा कंट्रोल, वैसे ही मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ खाड़ी देशों के साथ संबंध मधुर हो और लंबे समय तक हो, ये बहुत रेयर होता है और ऐसा हो गया था। यही बात यहां पर कही गई है कि जब गाजा संघर्ष हो रहा था तो गाजा संघर्ष से पहले मध्य पूर्व में डिप्लोमेटिक रिलेशंस में सुधार हुआ। अब्राहम समझौता हुआ, आप सबने देखा, जिसके बारे में मैंने बात की। सऊदी अरब और ईरान के बीच में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी उस समय पढ़ाया था कि चाइना के मीडिएशन से यानी चीन की मध्यस्थता से सुलह भी हुआ था, आप देख सकते हैं। व्यापार और टेक्नोलॉजी में अरब और इजराइल जो कॉपरेशन होता है वो भी बढ़ा था, आप देख सकते हैं। इसी माहौल ने, यानी कोई भी जब प्रोजेक्ट सामने आता है तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे और उसी की पृष्ठभूमि में इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे सामने आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी सामने आता है तो भारत का इसमें इंटरेस्ट क्या हो गया। हम यूपीएससी की तैयारी करें तो हमें इसी पे आना चाहिए। अब क्या महत्व है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व क्या है, जरा देखते जाइए। यानी पहला, यूरोपियन यूनियन, वह भी इसका एक कंपोनेंट है आईएमईसी का। आप देखिए सबसे बड़ा इंडिया का ट्रेड पार्टनर है, कितने अमाउंट में होता है वो संख्या भी लिखी हुई है। फिर इसके बाद समय के साथ इंडिया यूएई, इंडिया सऊदी अरबिया की ट्रेड में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। इसके अलावा इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियस मिडिल ईस्ट के देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है और अपने एक्सपोर्ट को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए भारत के लिए ये एक बेहतर अवसर है। ठीक है ना, तो भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व है कि अपना एक्सपोर्ट, अरे भाई जब कम समय में, प्रतिस्पर्धात्मकता का मतलब क्या हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या हो गया कि अगर माल पहले 60 डेज में यूरोप पहुंचता था, अब 40 डेज में पहुंचेगा, तो आपकी एक कॉस्ट बच रही है कि 20 दिन जिस कंटेनर में और जिस शिप में लद के जाएगा उसका खर्चा इससे कम हो जाएगा, तो क्या हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ेगी कि नहीं, यानी हम अपने माल को सस्ता कर सकते हैं जिससे कि हमें और बाजार मिल सके और कंज्यूमर मिल सके। तो ये यहां पर कहा गया, तो ये इसका भारत के लिए रणनीतिक महत्व था, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर ये सारी बातें। अब एक डेटा के द्वारा बताया गया है कि अगर स्वेज कैनाल से कोई माल जा रहा है, भारत भेजता है अगर मिडिल ईस्ट में और यूरोप में, तो कितना समय लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी और क्या रिस्क है, 3 चीजें। और अगर हम इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ कोई माल भेजते, मान लीजिए ये रिमोट मैं भेज रहा हूं, तो इस रिमोट को मिडिल ईस्ट भेजने में, यूरोपियन यूनियन के देशों में भेजने में कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा और कितना खतरा है। ठीक है ना, क्योंकि व्यापार में खतरा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग अगर जैन धर्म पढ़े हैं, 6 BC में जैन धर्म के उदय के क्या कारण थे, तो उसमें यह फैक्टर आता है कि व्यापारियों ने जैन धर्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। क्यों किया? व्यापारियों ने जैन धर्म को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि व्यापार हमेशा शांति में होता है और जैनियों का विश्वास नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पर सबसे ज्यादा था, इनफैक्ट इन कंपेयर टू महात्मा बुद्ध। इसलिए व्यापारियों को नहीं खूब सपोर्ट मिला। तो व्यापार हमेशा शांति की मांग करता है, इसलिए रिस्क फैक्टर यहां पर लिया गया है। तो टाइम कितना लगेगा, जो अभी का रास्ता है यानी स्वेज कैनाल से जो हमारा माल है, 17 से 22 दिन मेरे प्यारे बच्चों, और इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से 10 से 14। आप देख सकते हैं कॉस्ट क्या होगा, यानी हाई कॉस्ट है किसकी, ये जो स्वेज कैनाल है। जैसे आप देखते हैं कि आप यहां ए से बी जाते हैं तो आपसे क्या लिया जाता है, टोल का चार्ज लिया जाता है कि नहीं। आप गए तो आप चाहे तो आपसे टोल
टैक्स लिया जाता है। तो सेम वही कैनाल की फीस बहुत ज्यादा होती है, सुएज कैनाल से माल निकलने की भी एक फीस है। फिर इसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है, आप देख सकते हैं कंजेशन। और यहां पर क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस है और बहुत तेजी के साथ आपका माल पहुंचेगा, तो लागत कम हो जाएगी। और अगर आपकी लागत कम हो गई तो थोड़ा सा आप कंज्यूमर को प्रॉफिट दे देंगे, तो आपका जो एक्सपोर्ट गुड्स है वो दूसरी मार्केट में अन्य देशों की वस्तुओं के साथ मुकाबला कर पाएगा। रिस्क, अब आपको पहले बताया गया, पायरेसी है, रेड सी लगभग अस्थिर ही रहता है, लाल सागर, ठीक है ना। यहां पर भी रिस्क है, जो मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल भी और जियो पॉलिटिकल भी, जैसा आपने देखा इजराइल और हमास के बीच में वॉर, इस प्रकार की चीजें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यापार संबंधी चुनौतियां जिनका आईएमईसी समाधान करता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये समस्याएं हैं, इन सब का समाधान आईएमईसी कर देता है। क्योंकि ये सारी समस्याएं अभी भी, अगर हम मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो अभी भी एक प्रकार का टैरिफ सिस्टम नहीं है। जैसे माल यहां से यूएई गया तो वहां का टैरिफ कुछ और, अरब गया तो वहां का टैरिफ कुछ और, सॉरी सऊदी अरब गया तो वहां का, जॉर्डन गया तो, ऐसा मानिए कि हर जगह पर कुछ न कुछ चुंगी है। तो इसका भी समाधान करेगा। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बहुत कम है, उसका भी समाधान करेगा, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह, इन सब का, किसका इंश्योरेंस, माल का इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बंदरगाहों की क्षमता, गल्फ में जो रेलवे नेटवर्क होते वो भी कम है, तो इस प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान करेगा, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन स्वाभाविक है, अब आप देख सकते हैं इस समय क्या क्या समस्या है। तो गाजा वॉर के बाद जॉर्डन और इजराइल के संबंध आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली सबसे निम्न स्तर पर आ गए हैं। तो जॉर्डन आईएमईसी का एक हिस्सा है, अभी आपने देखा हैफा, तो यह इसके सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया। सऊदी इजराइल संबंध जो बहुत मतलब अच्छी पॉजिटिव रूप में आगे जा रहे थे, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है एक समस्या आ गई, चूंकि रियाद यानी सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता की मांग की कि फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में इजराइल मान्यता दे। इजराइल ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो अब देख सकते हैं यहां पर इसी इजराइल गाजा वार के बैकग्राउंड में ये सब हो रहा है। फिर गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में चल रहे संघर्ष के कारण जो बीमा यानी जहाज पर जो माल आपका जाता है उसका भी इंश्योरेंस होता है, लेकिन जब खतरे ज्यादा हो तो इंश्योरेंस का रेट बढ़ जाता है। इंश्योरेंस का रेट बढ़ गया, चीजें और महंगी हो रही है। तो आप देख सकते हैं गाजा वार कैसे डिसरप्ट कर रहा है आईएमईसी को। यही विषय आज के आर्टिकल की मुख्य विषय वस्तु थी। यानी देशों के संबंध आपस में खराब हो गए। जिन देशों के साथ आईएमईसी आगे बढ़ना था उसमें जॉर्डन हो गया, उसमें सऊदी अरब हो गया, आप देख सकते हैं। और बाकी का ये पूरा एरिया अगर संघर्षरत है तो जो बीमा वगैरह की बीमा देने वाली कंपनियां हैं उन्होंने रेट महंगे कर रखे, सिंपल सी बात है। और ये बताने की जरूरत नहीं है, डोमिनो इफेक्ट होता है। यानी डोमिनो का मतलब क्या कि एक चीज पर पुश हुआ तो ये साथ में जुड़ी जितनी चीजें ये सब गिर जाएंगी, ठीक है ना। लाल सागर में हूथी हमलों ने सुएज मार्ग को पहले ही बाधित कर दिया है। इजराइल के संघर्ष के बढ़ने से ईरान के सहयोगियों के साथ व्यापक युद्ध का भी खतरा बना हुआ। अरब इजराइल सहयोग के बिना आईएमईसी का पश्चिमी गलियारा ठप पड़ा हुआ। यानी जब तक इजराइल का अरब देशों के साथ बेहतर संबंध नहीं बनेगा, इजराइल से जो यूरोप तक का पूरा सिस्टम है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। आप यहां से देख सकते हैं। अब वही चीज करंट स्टेटस पूर्वी गलियारा जो मैंने आपको बताया, जो भारत और खाड़ी के देशों को जोड़ता है। तो भारत, यूएई, सऊदी अरब के मजबूत संबंधों के कारण, अब देखिएगा यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अभी भी व्यवहार्य ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया गल्फ स्टिल वायबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएई सऊदी टाई। ठीक है, तो ये वाला अभी भी व्यवहार्य है, हम इसको डेवलप करके शुरुआत कर सकते हैं। पश्चिमी गलियारा जो इजराइल से यूरोप को जोड़ता है, अभी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विशेषकर इजराइल में फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के नहीं आती है, तब तक इसे हम
स्थगित मान सकते हैं। अब नई दिल्ली की बैठकों में अब केवल व्यापार सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन पर नहीं। ठीक है, यानी कि हम कैसे इन देशों के साथ व्यापार करें, चूंकि इसका पश्चिमी हिस्सा तो अभी आईएमईसी का खतरे में ही है, तो हम इसको अगर डेवलप कर पाए तो बेहतर रहेगा। आई होप आप समझ गए। अब इसके बाद आता है कि कुछ वैश्विक उदाहरण भी हैं क्या, जहां पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट समस्या में आए हैं। जी हां, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र आया, ठीक है, और चीन इस बात का प्रमाण है कि जियो पॉलिटिक्स परियोजनाओं को बाधित कर सकती है, याद रखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, भारत इसके प्रति सजग और कहीं न कहीं समस्या, और इस वजह से अभी तक ये व्यवहारिक रूप नहीं ले पा रहा है। यूरोपीय टेंट नेटवर्क यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय एकीकरण किस प्रकार चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यानी वहां पर भी इस नेटवर्क के साथ इश्यू था, लेकिन उन्होंने इसको सॉल्व कर लिया। आसियान संपर्क योजना, और यह दिखाता है कि अगर हम समन्वित सीमा शुल्क की नीति अपनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से इससे हमारा व्यापार बढ़ता है। तो 3-4 उदाहरण है। सीपैक दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे किसी प्रोजेक्ट को डिसरप्ट कर सकता है। यूरोपियन 10T नेटवर्क की सफलता यह दर्शाता है कि आप अगर लगे रहेंगे तो प्रोजेक्ट आपका सफल होगा। और आसियान कनेक्टिविटी का जो प्लान है वह यह भी दिखाता है कि अगर हम कस्टम या टैरिफ को बहुत बेहतर ढंग से तार्किक बनाते हैं तो ऐसे में हमारे संबंध व्यापारिक रूप से और मजबूत होते हैं, जैसा हम आसियान के संदर्भ में देख सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज आपको बताई गई है मेरे प्यारे बच्चों। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है ना, इसका जिक्र आया था। अब आता है कि कुछ एग्जाम्पल है, इंडिया ने अपनी कूटनीति को, डिप्लोमेसी को कैसे विभिन्न देशों के साथ आगे बढ़ाया, तो वो एक बार आप यहां पर देख लीजिएगा। फैक्ट, इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा, इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, ठीक है ना। इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब में यूपीआई की अनुमति, यानी आप वहां यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे हमारे डिजिटल व्यापार संबंध यूएई और सऊदी अरब के साथ मजबूत हुए हैं। भारत की संतुलित मध्य पूर्व कूटनीति किसी भी पक्ष को पूरी तरह से अलग थलग किए बिना सहयोग की अनुमति देती, यानी कि हम बहुत बेहतर संबंधों में सभी देशों के साथ, इसलिए यहां पर डिप्लोमेटिक लेवरेज यानी भारत को कूटनीतिक रूप से एक बढ़त प्राप्त है और सभी देशों के साथ भारत के संबंध बड़े बेहतर। और इस चीज को आप समझिएगा कि गजब अद्भुत भारत की विदेश नीति, कितना बढ़िया संतुलन बना हुआ है, आप चिंतन कीजिए यहां पर, ठीक है। तो भारत की स्थिति मजबूत है, याद रखेगा। और इसके साथ साथ भारत ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन डेवलप करने को लेकर के बहुत उत्साहित है। किसमें? आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, यानी हम बनाएंगे और फिर वहां बेचेंगे, उनसे पैसा भी कमाएंगे। और शिपिंग की दूरी अगर कम होगी तो कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा, यानी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और डिजिटल केबल नेटवर्क बनाएंगे तो महाद्वीपों के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच यानी एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में साइबर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, साइबर सिक्योरिटी को भी हम और बेहतर कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें यहां पर हैं। और फिर उसके बाद ये बताया गया है आईएमईसी के कंपेयर में और कौन कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आईएमईसी के साथ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर इसके बाद आईएनएसटीसी यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में की डिफरेंसेस क्या है। यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में की डिफरेंसेस क्या है, आप देख सकते हैं। यानी अब दोनों में सिमिलरिटी है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ेगा, यानी किसके द्वारा? शिप के द्वारा प्लस रेल के द्वारा, यानी सी रूट एंड रेल रूट के द्वारा दोनों एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है? ओके बच्चे। अब आप कहेंगे सर अफ्रीका के साथ कैसे? है भाई, अफ्रीका का भी माल तो इंडिया के थ्रू कहीं और जाएगा, ठीक है ना, अरब के थ्रू इंडिया आएगा, तो ये पूरा इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होएगा।
IMEC इज रूल बेस्ड, यानी ये नियम आधारित है, बैक्ड बाय डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी जिसके पीछे लोकतांत्रिक देश लगे। ये फाइनेंसिंग में ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, यानी इसमें पैसा कौन कितना कैसे लगा रहा है, क्या क्या इश्यूज है, वो BRI के मुकाबले ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। आप सबको पता ही, बताने की जरूरत नहीं। फिर आता है INSTC, ये इंडिया को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है बाया ईरान और रशिया, ठीक है ना। IMEC बाईपास कर रहा है, यानी अलग ईरान को, और ठीक है ना, गल्फ और इजराइल के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल गेटवे भी इसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट है, जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि जो भी सड़क रेल बनाए जाएंगे उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी ही सर्वोपरि भूमिका निभाएगी। IMEC जो है यूरोपियन यूनियन के क्लीन एनर्जी गोल के साथ जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं सिमिलरिटी इन तीनों में क्या क्या इश्यूज हैं, ये भी आपको एक साथ बता दिया गया, जिसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पिक्चर भी दे रहा हूं, इसका मैरीटाइम और ऑब्वियस है स्थल मार्ग, ठीक है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, अब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वो यही है, भैया देखो जब कोई चीज बड़ा ना चल पाए तो छोटा जो चल रहा है उसी के साथ आप काम करें। तो यहां पर यही बताया गया है कि शॉर्ट टर्म में आप सबसे पहले क्या किए, इसका जो ईस्टर्न लेग है, यानी इसका जो पूर्वी हिस्सा है, जो इंडिया यूएई सऊदी अरबिया को जोड़ रहा है, तो सबसे पहले इस पर ध्यान केंद्रित करें और इसी को डेवलप करें, और ये हो भी जाएगा, चूंकि तीनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म यानी वेस्टर्न लेग, ये केवल मध्य पूर्व के स्थिर होने और फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के बाद ही संभव है। तो आपको आज मैंने समझाया इसका ईस्टर्न लेग और वेस्टर्न लेग। तो अब IMEC पर कोई प्रश्न पूछे तो कम से कम एक पॉइंट आपके पास ऐसा आ गया क्लीन, किसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, रुकी हुई परियोजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो भाई जिन देशों के बीच में बेहतर संबंध है, इसके दो हिस्से हैं, तो शॉर्ट टर्म में आप इस पर काम कीजिए, लॉन्ग टर्म में आप जब युद्ध शांत हो जाएगा तो आप इसका वेस्टर्न लेग भी फैला दीजिएगा, यानी पश्चिमी पैर भी इसका फैला दीजिएगा, और ये एक बेहतर कदम होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब यहां पर एक केस स्टडी भी आपको करा दी गई है, जिससे कि आप IMEC की इंपॉर्टेंस को और समझे। हालांकि मैंने इसका जिक्र पहले ही कर दिया था, यानी अभी लेक्चर की शुरुआत में, कि भाई जब एक जहाज फंस गया था, उस जहाज का नाम क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है, एवर गिवन जहाज था, और यह स्वेज कैनाल में फंस गया था। 6 दिनों तक वह ब्लॉकेज बनी रही थी, जिसके कारण से प्रतिदिन भैया ग्लोबल ट्रेड में $9.6 बिलियन का नुकसान हो रहा था। तो यह जो स्वेज कैनाल का ब्लॉकेज था, यह इस बात का एक प्रकार से सर्टिफिकेशन है किसका, कि IMEC जैसे ऑल्टरनेटिव रूप से, यानी वैकल्पिक मार्ग स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। तब आप अगर IMEC की इंपॉर्टेंस पर लिख रहे हैं तो क्या इसको आप एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, फटाफट बताएं, क्या इसको आप एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं, याद रखेगा। तो वही बात यहां पर कहा गया है कि अब इसको शुरू करना चाहिए, इस पर बातचीत करना चाहिए। अब यहां पर कुछ टर्म है, हाइब्रिड IMEC, यानी कि रेल और समुद्र, तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आते हैं एक मेंस का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको स्वाभाविक है PDF में ही मिलेगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं, आप इसको अच्छे से डील पाएंगे। प्रश्न क्या है जरा आप एक बार निगाह डालें। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर IMEC भारत के व्यापार और कूटनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है? वर्तमान भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसके क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर इंडिया ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन इन द करंट जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट? कर लेंगे एक बार, बताइए भाई जरा। इस क्वेश्चन पर आप लोग अपनी निगाह डाल पाएंगे? कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं, बोलो भाई।
क्लियर? ठीक है। और इसका आंसर आपको मिलेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करे रहेंगे इसी पीडीएफ में। बाकी जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ये मेंटरशिप में बच्चों एक 15 अगस्त तक का ऑफर आ रहा है, यानी 15 अगस्त का ऑफर केवल मेंटरशिप में मैं दे रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। जो नहीं समझ रहा उसको मैं नहीं समझा पाऊंगा। आने वाला समय इसी का है। आपको ये लगेगा कि अरे सर, जैसे मान लीजिए जो बच्चे मेंटरशिप, अच्छा सर आप तो वही चीजें हमें भी पढ़ा रहे हैं जो और लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजें। अब जैसे परसों की क्लास हुई, उसमें जो मैंने सारे फार्मूले दिए, अब वो फार्मूले एक ही दिन की क्लास में खत्म हो गए क्या? अब वो सब पर्सनल मेंटरशिप में जितने भी बच्चे उनके पास वो जाएंगे। तो इसकी असली ताकत जब आप देखते हो आपके ऑप्शनल में को मजबूत करने में, यानी जब आप मेंस की प्रोसेस में प्री के साथ, आप प्री के टाइम पे, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, और फ्यूचर इसी का है। ठीक है ना? मैं एक सिस्टम भी डेवलप ऑलमोस्ट कर चुका हूं। इसमें अब एक ऑफर है, और वो ऑफर ये है कि अगर आप मेंटरशिप लेते हैं 1+2, यानी एक अटेम्प्ट अगर आपका लेने के बाद खराब होता है तो 2 अटेम्प्ट के लिए मैं कोई पैसा नहीं लूंगा मेंटरशिप का, एक्सेप्ट टू टेस्ट सीरीज, ये सब तो सब वो अलग चीज है। इसलिए मैं हर चीज क्लियर, यानी ऐसा ऑफर कभी नहीं था कि अगर आप 2 साल और फेल होते, ईश्वर ना करे, 2 अटेम्प्ट यानी 1 में 2, यानी 3 अटेम्प्ट तक पूरी जिम्मेदारी मेरी। अब ध्यान रखें, बाकी जो बच्चे जीएस और ऑप्शनल प्लेटिनम बैच और केवल जीएस डायमंड बैच ऐसे का अलग से तैयारी करना चाहें कर सकते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स में संकट में है तो ये मेरा सीसीपी कोर्स आपके लिए वरदान है। ठीक है, आप इन नंबर पर कॉल करके और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, ट्रंप को लगभग खोने के बाद पुतिन को कैसे मिला आदर्श शिखर सम्मेलन, और यूक्रेन के लिए इसका क्या महत्व है, आप देख सकते हैं। यानी यहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मीटिंग होने जा रही है। अब इस मीटिंग के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, पहले एक बार इसको पढ़िए, तब एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस न्यूज को एक बार आप लोग देखेंगे, इस मीडियम वाले बच्चे भी हूबहू पहले एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, तब मजा आएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 1-on-1 समिट, यानी इस समिट में यही, यानी ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ साथ मिस्टर पुतिन, टीपी, ये मिल रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की मौजूद नहीं होंगे। पुतिन ने ट्रंप के साथ रियल एस्टेट डील जैसी भाषा में बात, मतलब रियल एस्टेट डील का मतलब कि पुतिन ने संकेत दिया है कि वो जमीनों की अदला बदली कर सकते हैं, यानी लैंड, यूक्रेन के लैंड जिस पर उन्होंने कब्जा किया वो छोड़ सकते हैं, इस प्रकार की चीजें वो करेंगे। इसीलिए इसको रियल एस्टेट डील की तरह कहा जा रहा है। अब आप जरा ध्यान से देखें, यानी बिना जेलेंस्की की मौजूदगी के सीधे अमेरिका से डील, और ये पुतिन जनवरी से चाह रहे हैं, यानी इस साल के जनवरी से ही चाह रहे थे कि जेलेंस्की ना आए, डील अमेरिका और रशिया के बीच में, ये तो खिलौना, इससे हम क्या डील करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चिंतन कीजिए और मुझे बताइए कि 2 बड़े जमींदार एक गांव के नक्शे पर बैठकर बात कर रहे हो कि कौन सा खेत किसके पास जाएगा। असली मालिक जो उस खेत में खेती करता है उससे बातचीत में बुलाया ही नहीं गया। क्या ये नैतिक है? यानी यही हाल अभी यूक्रेन का है। अमेरिका और रूस मिलकर उसकी जमीन और सुरक्षा पर बात कर रहे हैं कि जमीन की अदला बदली होगी, युद्ध रुकेगा, और उसे उस बातचीत में कमरे से बाहर रखा गया। तो प्रथम दृष्टया जब मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में जीएस पेपर 4 क्लिक किया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, आप जितना मैंने बताया बस उतना ही याद रखिएगा, बाकी और इसमें अचड़ा कचड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, कंटेंट में अचड़ा कचड़ा मतलब क्या ही उतना डिटेल में इसको पढ़ना है कि उनकी मीटिंग हो रही, तो जब होगी देन अपन देख ही लेंगे। ठीक है ना, आगे सारी चीजें लिखा हुआ है, रूस यूक्रेन संघर्ष ऐसा वैसा, लेकिन आप
कुछ नहीं जानना, बस सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है ये यूनिट नंबर 6, कि भाई आप सोचो कि एक संप्रभु राष्ट्र बर्दाश्त कैसे करेगा, और क्या आपको लगता है कि इनकी 1-to-1 जो सबमिट होने वाली है ये सफल हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता भाई, आप देखिएगा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये किसी भी देश की जनता स्वीकार करती नहीं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों और फंडिंग में नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, सिंपल। तो आज के बाद से जब भी आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता पे इस टाइप के प्रश्न देखिएगा, ठीक है ना, कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल ड्यूटी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस प्रकार के स्टेटमेंट को अगर आपको डील करना हो तो आप बिल्कुल यहां पर यूक्रेन का एग्जाम्पल, इस टाइप के और भी जो प्रश्न आएंगे, आप यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के ट्रंप और पुतिन की इस मीटिंग को लिख सकते हैं कि नहीं, कि भाई तीसरा देश जहां पर युद्ध हो रहा है उसकी कोई भूमिका नहीं है और ये उसके भूमि के बारे में फैसला करेंगे। ये क्या दिखाता है कि शक्ति की इच्छा जबरदस्त रूप से पुतिन और ट्रंप में विद्यमान है, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य से कि उसको शामिल करना चाहिए बातचीत में। ये उनकी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए विश्व के सबसे ताकतवर देश होने के नाते। तो यहां पर डाल लेंगे एग्जाम्पल, समझ में आ गया है। फिर इसके बाद वही हो गया, अब इस वाले प्रश्न से मैं हट रहा हूं, आप लोग कमेंट करिएगा तब मैं स्क्रीन पे आऊंगा। इस प्रश्न को आप पढ़िए और मुझे पता है क्या 100%, 100 नॉट, इसमें वो पॉइंट जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो मैंने अभी बोला नहीं, जो ये वाला, ये जो आपने पढ़ा यहां पर, ठीक है ना, यानी बिना जेलेंस्की की मौजूदगी के सीधे अमेरिका से डील। अब आप जरा देखिएगा पुतिन की यह इच्छा, अब आप यहां पे पढ़िए, लिखिए इस प्रश्न को, देखिए ये वाला 2015 वाला, क्या इसमें शुरुआत में, यानी जो प्रश्न की लैंग्वेज है, अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना स्वयं के राष्ट्रीय हित की प्रोन्नति, क्या इस उदाहरण में यह चीज दिखाई देता है कि नहीं? इससे तनाव होगा कि नहीं, अगली लंग द्वंद्व और तनाव होगा कि नहीं? अब इस तनाव से निपटने में एथिकल कंसिडरेशन, नैतिक विचार क्या है, कि भाई नैतिक विचार क्या है, वही जो यहां पर लिखा हुआ मोरल ड्यूटी, विवेकशीलता, क्या आप उसको भी इसमें शामिल करिए जो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पक्षकार है। आप चिंतन कीजिए, ठीक है। तो इसलिए अब फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध आप देख सकते हैं, 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था और इसमें यही कहा गया था भैया ऐसे युद्ध शुरू करने से पहले किन मुद्दों पर विचार करना चाहिए। तो रशिया यूक्रेन हो, इजराइल गाजा हो, इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं आपको हमेशा उसके साथ कनेक्ट रहना, क्योंकि ये सब आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें यही आपको बस यूज करना, बाकी और इसका कोई रोल है नहीं। बाकी आप राम कथा की तरह पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा यहां पर दिया गया है बच्चों। अजोब सी, ब्लैक सी, रोमानिया, माल्डोवा, किसके साथ बेलारूस, किसके साथ किसकी सीमा क्यों, एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस संघर्ष एंड सो ऑन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि शर्तें भी, अब आप एक चीज बताओ, अगर यही लोग ये भी तय कर लेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो एक संप्रभु राष्ट्र, ठीक है ना, इसके कई ऐसे एंगल हैं बेटा ना जिसको आप अगर देखोगे तो दुखी हो जाओगे। और अब यहां पर एक दो पॉइंट और आपको बताना आवश्यक हो जाता है कि भाई पुतिन ऐसा चाह क्यों रहे और अमेरिका उनके साथ खड़ा क्यों दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो पुतिन की स्ट्रेटजी पीएस और ट्रंप की स्ट्रेटजी टीएस, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी पुतिन क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं,
देखिए ट्रंप की खोपड़ी क्या है, डिप्लोमेट्स जब आपस में बात करते हैं ना तो दूसरे की मनोवृत्ति को समझ करके बात करते हैं, डिप्लोमेसी यही होती है। जैसे पुतिन को ये पता है कि ये ट्रंप जो है क्या बिजनेस माइंडेड आदमी है, यानी हमेशा बिजनेस देखता है, डिप्लोमेसी को भी ये बिजनेस माइंड से ही चलाता है। आप लोग भी इस चीज को समझ रहे हो, जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ एंड सो ऑन वो कर रहा है, तो ये बिजनेस माइंड से चलता है। पैसा पैसा, यानी वो एक गाना ना, तो पैसा पैसा करती है फिर पैसे पे मरती, समथिंग इस टाइप का, तो ये वही है, पैसा पैसा करता हर चीज में भी। आपने देखा mRNA का भी पैसा काट दिया, फिर सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की फंडिंग काट रहा है, नाटो की फंडिंग में कहा कि तुम लोग भी दो, हम अकेले पैसा नहीं देंगे। तो ये बिजनेस माइंडेड है। पुतिन यहां पर डिप्लोमेटिक गेम खेलते हैं, यानी पुतिन अभी तक, ये जो अब मीटिंग से पहले उन्होंने जो संकेत दिए उसके पहले तक वो कहता था कि जो हमने वॉर किया है, युद्ध किया है, और जिन जिन लैंड पर हमने कब्जा किया हुआ उस पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, यानी जो भी हमने यूक्रेन के लैंड को युद्ध में कब्जा लिया उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब वो जान रहा है कि बिजनेस माइंडेड ट्रंप, यानी लेने और देने पर बिलीव करता, तो अभी ट्रंप के साथ उन्होंने क्या किया, रियल एस्टेट लैंग्वेज यानी रियल एस्टेट की भाषा अपनाई है। जैसे कि कोई इनके बीच में प्रॉपर्टी डील होने वाली है, और इसमें क्या होगा कि कुछ जमीन हम लेंगे, किसकी, यूक्रेन की। हालांकि वो कोई जमीन जीत नहीं पाया, लेकिन तब भी हम उसका कुछ न कुछ लेंगे अपने ईगो को शांत करने के लिए, और जो हम जीते हुए वो बदले में उससे लौटा देंगे। तो ये जो पुतिन की लैंग्वेज स्ट्रेटजी है, ये मतलब आर्टिकल में यही कहा गया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस माइंडसेट को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई या संतुष्ट करती है। तो ये है पुतिन की स्ट्रेटजी कि ट्रंप के बिजनेस माइंडसेट के अकॉर्डिंग एक डील प्रपोज की जाए, मे बी समझौता हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से जेलेंस्की झगड़ा किया था ट्रंप से व्हाइट हाउस में, पॉसिबल है? बताइएगा। फिर इसके बाद आता है यानी डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की पोजीशन। ट्रंप का टारगेट क्या है? ट्रंप केवल एक ही चीज चाहता है, इंटरनेशनल पीस का नोबेल पुरस्कार। मतलब लिखना मत, मतलब मस्ती में कर रहा हूं, यानी युद्ध खत्म करना और खुद को पीस मेकर, शांति निर्माता के रूप में दुनिया के सामने रखना, जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए अपने आप को दुनिया के सामने रखा। ठीक है ना? तो ऐसे में इस पुतिन के लिए जो ये ट्रंप साहब हैं, ये क्या है मेरे प्यारे, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, यानी रणनीतिक अवसर है। किसके लिए? पुतिन के लिए ट्रंप रणनीतिक अवसर है, क्योंकि ट्रंप वो ऑफर दे सकते हैं जो ट्रेडिशनल अमेरिकन पॉलिटिशियन नहीं देंगे। यानी ट्रंप वो ऑफर कर सकते हैं पीस मेकर बनने के लिए, चलो जाओ तुम खुश रहो, वो खुश रहे, और हम होंगे पीस मेकर। ठीक है? लेकिन अब वही जो मैंने इथिक्स वाला पार्ट आपको बताया कि इसके ये खतरा, यानी यूक्रेन पर जो खतरा है वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, यानी रिस्क फॉर यूक्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस यार, किसी भी देश की सॉवरेंटी पर खतरा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि किसी भी देश का संविधान बगैर संविधान संशोधन किए हुए अपना भू क्षेत्र छोड़ने की अनुमति देता नहीं। यूक्रेन का संविधान भी अपना भू क्षेत्र छोड़ने की अनुमति नहीं देता। केवल ट्रंप के कहने से कैसे हो पाएगा? इसके अलावा अगर हम यूक्रेन को बाहर रखते हैं तो क्या उनकी नेगोशिएशन पावर बचेगी? बिल्कुल नहीं, उनकी कोई नेगोशिएशन की पावर ही नहीं रह जाएगी। और अगर अमेरिका और रशिया समझौता कर लेते हैं तो मजबूरी, शब्द लिख लीजिएगा, मजबूरी में यूक्रेन को मानना पड़ेगा, और मजबूरी में माने गए समझौते क्या लॉन्ग टर्म होते हैं? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन इसका एक और एंगल निकल करके आएगा बच्चों, और वो एंगल क्या है कि अगर इन देशों के बीच में, इसका एक एंगल ये भी है, अब इसको आप पूरा, ठीक है ना मेरे बच्चों, इसका अगर ये जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, यानी इसका भू राजनीतिक प्रभाव क्या होगा जो ये दोनों के बीच में मीटिंग हो रही है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा हो जाता है और भू क्षेत्रों की अदला बदली यानी स्वैपिंग हो जाती है, तो इससे यूएस और यूरोप के संबंधों में रिफ्ट यानी दरार आने का खतरा है। ठीक है ना? तो एक चीज ये हो गया,
क्योंकि कल को रशिया ऐसे ही कुछ और करेगा और फिर यूरोप परेशान हो सकता है, ऐसा यूरोप सोचेगा। दूसरा, नाटो की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे में भविष्य में छोटे देशों पर और भी हमले हो सकते हैं। अरे भाई, जब नाटो के सदस्य देश यूक्रेन का संरक्षण नहीं कर पाए, हालांकि वो उनका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी नाटो उसे सपोर्ट तो कर ही रहा है इनडायरेक्टली। ऐसी परिस्थिति में ऑब्वियस है नाटो और कमजोर होगा, उसकी रेलिवेंसी पर प्रश्न उठेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर में डिसरप्शन आ जाएगा, याद रखिए। यानी कहीं ना कहीं यूरोपीय देश अपने आप को असुरक्षित समझेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर ये समझौता हो जाता है तो कहीं ना कहीं रशिया की जियोपॉलिटिकल स्थिति और मजबूत होगी, उसकी स्वीकार्यता वैश्विक लीडर्स के रूप में और बढ़ेगी। यानी किसकी? पुतिन की। ये बात है, आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो यहां पर डिस्कस की गई, इसीलिए इसको मैंने कहा था कि एथिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको आप डील करेगा। यही चीज जो मैंने यहां बताई, ये सारा कंटेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं बेटा, क्या क्या है जो जो मैंने बताया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर एक प्रश्न, यूक्रेन को बाहर रखते हुए जो मैंने आपको सुने, प्रस्तावित ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता महाशक्ति राजनीति में छोटे राज्यों की कमजोरियों को उजागर करती। बड़ा एक अच्छा वर्ड है, पकड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। यानी कि जो बड़ी शक्तियां वो खुद मिलकर के सारे फैसले कर ले रही, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स आप देख सकते हैं। ऐसे में भारत की विदेश नीति क्या हो सकती है, आप चिंतन कीजिए, ठीक है। जापान की जनसंख्या में गिरावट का क्या कारण है? 2024 में 9 लाख लोगों के रिकॉर्ड गिरावट होगी। यानी डेटा है कि जनसंख्या लगातार कम होती चली जा रही है। अब इस विषय को आप देखिए, 2024 में जापान की जनसंख्या लगभग 9 लाख घटकर 12 करोड़ 65 लाख रह गई। यह 1968 के बाद की सबसे बड़ी एनुअल ड्रॉप है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा, शब्दों को पकड़ेगा कि 1968 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट, और लगातार 16th ईयर है जब जापान की आबादी घटी, 16वां साल। इन्हीं दोनों चीजों को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक विंटर कहते हैं। डेमोग्राफिक विंटर। विंटर का मतलब क्या होता है? विंटर का मतलब होता है जैसे विंटर में, सर्दियों के मौसम में क्या नए पत्ते आते हैं? बोलिए, क्या सर्दियों के मौसम में वृक्षों में नए पत्ते आते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं आते। वही चीज है, नए पत्ते मतलब बच्चों का जन्म। आई होप आप समझ गए, इसीलिए इसको डेमोग्राफिक विंटर कहा जाता है, पॉपुलेशन विंटर कहा जाता है। जैसे विंटर के मौसम में नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही जनसंख्या में जब नए बर्थ लेने वालों की संख्या कम हो जाए और वो लगातार कम होती रहे, उसी को डेमोग्राफिक विंटर कहते हैं सामान्य भाषा में। तो आप देख सकते हैं 16वां साल है जब जापान की आबादी घटी है। बर्थ रेट में ऐतिहासिक गिरावट आप देख सकते हैं। 1899 के बाद केवल इतने नए बच्चे पैदा हुए हैं जो 1899 के बाद सबसे कम है। यही है डेमोग्राफिक विंटर मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था। और सबसे बड़ी बात है, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा साहब ने इससे क्वाइट इमरजेंसी कहा है। इससे मेरे प्यारे बच्चों, क्वाइट यानी शांत आपात। इसका मतलब क्या होता है? इमरजेंसी बट क्वाइट है, चुपचाप आने वाली आपातकाल। जैसे आप देखेंगे, जैसे कोई सुनामी आ गई तो क्या हुआ, वो भी एक इमरजेंसी की स्थिति है। आपदा आ गई कोई बड़ी जापान में, वो भी क्या है? एक आपदा की स्थिति है, लेकिन वो शोर करती हुई आती है। और ये क्या? चुपचाप आ रही है एक आपदा। जापान एक चुपचाप आती हुई आपदा का शिकार हो रहा है। और यूपीएससी इतना एडवांस है मेरे प्यारे बच्चों की 2024 में आपसे प्रश्न पूछा जीएस पेपर 1 में। आप देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? जनसांख्यिकीय शीत
की अवधारणा क्या है। गजब यार, कितना आगे है यूपीएससी। इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स सच अ सिचुएशन, क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है। अब मुझे बताइए, क्या ये जापान का जो पूरा डेटा मैंने पढ़ाया, जीएस पेपर 1 सिलेबस आप देखिए, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यू, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, तो क्या ये जो प्रश्न है कि क्या दुनिया इस तरफ अग्रसर है, ये जापान का डेटा 100% प्लस एक अच्छे स्टेटमेंट के साथ क्वाइट इमरजेंसी। क्या आप 100% इंटरलिंक्ड पा रहे हैं कंटेंट से, नॉट 99.9। एक बार आप बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़े। 100% कनेक्टिविटी है या 100% कनेक्टिविटी नहीं है, आप चिंतन कीजिए। लाइफ में एक ही चीज कि हर चीज को कनेक्ट करते हुए चलना और 100% आनंद के साथ पढ़ाई करनी, यानी जितना आप आनंद अपनी पढ़ाई में दिखाएंगे उतना ही सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि फाइट उन्हीं बच्चों से है जो 1000 बच्चे या तो सिलेक्ट हो चुके हैं या इंटरव्यू देके बार बार फेल हो रहे। 1000 वही लोग हैं, आप नए हैं, आपको इसमें एंट्री करनी है, तो वही कर पाएगा जो आनंद लेगा, जो कोटे की तरह की नहीं अब मेरा सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, करते चलिए, जो पढ़िए उसको खत्म करिए और तब अगले पे आइए, वहीं से कहानी बदलेगी। 100% कनेक्ट, आप सब कह रहे हैं हाँ सर, ठीक है। अब आते हैं, हो गया सिलेबस। आईआर में भी ऑब्वियस है, अब ये जो पश्चिम में हो रहा है उसका भारत पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे वहां एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, जो आर्टिकल में लिखा नहीं गया लेकिन मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप लोग इस पर बताइए मुझे, चलो भाई आप सब बताओ, सभी से मेरा प्रश्न, कमेंट आप लोगों का आएगा तभी मैं क्लास में आगे बढ़ूंगा। अभी मैं जिन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं लगातार, आकांक्षा, अभिषेक, पूजा, आजमी, अंशु, अभिषेक, अनिल, ठीक है, मोनिका, आप सब लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसका भारत पर क्या इंपैक्ट होगा। 1-2 पॉइंट बस, केवल पिन पॉइंट करिए, अब आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं, इस वजह से भारत पर क्या इंपैक्ट होगा। और भारत को क्या करना चाहिए। सोचिए आप, क्योंकि जब सोचेंगे मेरे बच्चों ना तभी मजा है। अभय प्रताप ने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया, एक ही कमेंट आया सबसे पहले, इस बच्चे ने पकड़ लिया। हाँ, कीर्ति पटेल ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, पकड़ लिया, सब बच्चों के आने लग गए, ठीक है। तो अभय और कीर्ति ने सबसे पहले मैसेज किया, ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए है और वो ये है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ध्यान से समझिएगा, वर्तमान में पहला तो आप लोगों ने पकड़ लिया, दूसरा अभी नहीं पकड़े आप लोग कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जापान ऐसे देशों में स्वाभाविक है भारतीयों की मांग बढ़ेगी। ऐसे में भारत के पास एक पॉलिसी डिसीजन लेने का समय है कि एजुकेशन और स्किल का गहरा संबंध बनाए, ना केवल कुछ यूनिवर्सिटीज में अपितु गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहर-शहर सभी जगह पर, जिससे कि हम ऐसे युवाओं की फौज तैयार कर सके जो संपूर्ण विश्व में इस घटती आबादी के दौर में, इस डेमोग्राफिक विंटर के दौर में भारत के रेमिटेंस के, भारत के फॉरेक्स रिजर्व के, भारत के उस रेमिटेंस और फॉरेक्स रिजर्व की मजबूती के माध्यम से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूती के सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर के रूप में काम कर सके। तो दो चीजें यहां पर है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, तो हमारे लिए एक अवसर है कि हम यहां पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसमें से लेबर की आपूर्ति जापान और संपूर्ण विश्व के देश जहां जहां पर भी डेमोग्राफिक विंटर है वहां पर हम पहुंचा सके। एक लेकिन दूसरी चीज और भी है मेरे बच्चों, दूसरी चीज है सबक। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सबक। क्या हमारा रिप्लेसमेंट रेट कम हुआ है कि नहीं? चलिए बताइए, क्या हमारा टीएफआर कम हुआ है कि नहीं हुआ? बोलिए भाई। तो हमारा टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो 2.1 से घट के 1.9 पे आ गया ना,
तो हमें अब सचेत रहना होगा, इस प्रकार की पॉलिसी बनाएं कि जो जनसंख्या की रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 वो मेंटेन रहे, तभी हम ग्लोबल सप्लायर बन पाएंगे। ये भी मुद्दा आपको ध्यान में रखना। तो ये दो चीजें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर रेमिटेंस, तो इंडिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी आप सबको बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कनेक्ट कर दिया, इसीलिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी लगा। जीडीपी भी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट भी इससे बढ़ेगा अगर हम इस प्रकार की पॉलिसी अपनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जापान का पूरा चार्ट है, तो इसको आप स्किप कर जाएंगे, तो मैंने सुंदर लगने के लिए दिया, क्योंकि एग्जाम में इन सब चीजों का इतना रोल होता नहीं। मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि कम होती चली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों आबादी, ठीक है। ये यहां पर पूरा का पूरा डिस्कशन है। जापान एक गंभीर जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है, आप देख सकते हैं सारी बातें। अब आता है कि भाई जनसंख्या में गिरावट है, तो उस गिरावट के पीछे के मेरे प्यारे बच्चों क्या रीजन है, सारी चीजें आपके सामने। तो सबसे पहला है अल्ट्रा लो बर्थ रेट, यानी जन्म ही कम हो रहा। अल्ट्रा लो है, नॉट लो, अल्ट्रा लो। यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 है, होनी चाहिए 2.1। आप देख सकते हैं, यानी एक मेल और फीमेल जो विवाहित हैं, इनके 2 बच्चे होने चाहिए। 2.1 यानी 0.1 का मतलब होता है कि वही जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मान लीजिए एक काउंटिंग की सुविधा के लिए लिया गया, बहुत से बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह हो जाता है, तो यानी सिंपल समझिए एक हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे, और यहां पर है 1.2। आप देख सकते हैं लो है ये। इसके अलावा वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और सो ऑन सारी चीजें। और जापानी प्रधानमंत्री ने इसे शांत आपातकाल कहा है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए ये टॉपिक मैंने लिया, नहीं तो डेमोग्राफिक विंटर में करा चुका था आप लोगों को। ये जो उन्होंने ये बोला है शांत आपातकाल, तो जनसंख्या शांत आपातकाल की स्थिति में एक देश की पहुंच रही है, और केवल उसी देश की नहीं है, ये विश्व व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। आपको मैं आगे पूरा डेटा एक बार दिखा दूं कैसे, जरा देखिएगा। कंट्री यानी जापान, टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2, और 2008 के बाद से आप देख सकते हैं लगभग 18 वर्ष हो गया लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। साउथ कोरिया और भी खतरनाक 0.72 फर्टिलिटी रेट है। 2 होना चाहिए, 2 बच्चे। 2.1 होना चाहिए, 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 और जबकि वर्ल्ड एवरेज 2.2 है। तो आप देखिए साउथ कोरिया की स्थिति। चाइना भी समस्या में है 2022 के बाद से लगातार। सिंगापुर आप देख सकते हैं ग्लोबली सबसे कम है सिंगापुर में। फ्रांस 1.66, ठीक है, आप यहां से देखें, इन लोगों से थोड़ी सी ज्यादा है फ्रांस की, लेकिन उसकी भी अभी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, ये आंकड़ा क्या दिखाता है, इस प्रश्न पे आइए। क्या इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स सच अ सिचुएशन? क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर हो रही? विस्तार से बताइए। अब आप मुझे बताइए, क्या यह दुनिया इस स्थिति की ओर अग्रसर हो रही है? ये चार्ट आपको क्या दिखा रहा है कि हां भाई हो रही है, दुनिया अब इस तरफ बढ़ रही है? बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आप यहां से देखें। अब इसके रीजन क्या है, यानी डेमोग्राफिक विंटर के रीजन क्या होते हैं? तो अब इससे सबसे पहला रीजन होगा इकोनॉमिक फैक्टर। इन देशों में जो लिविंग कॉस्ट है, जैसे अब आप जापान में रहे, टोक्यो में रह रहे हैं, लोग बताते हैं कि जैसे छोटे छोटे कमरों में 3-3 फ्लोर बने हुए, एक रूम में इतनी महंगी वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो ऑब्वियस इसमें लोग ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो उनको पढ़ाई नहीं पाएंगे, उनको घर नहीं दे पाएंगे, उनको हेल्थ सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। तो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एक रीजन है। इसके अलावा जो यंग वर्कर्स हैं, उनमें रोजगार की भी एक समस्या रहती है कि यार अगर ज्यादा रहेंगे तो परिवार में रोजगार नहीं मिलेगा, तो हर माता पिता एक बच्चा करके संतुष्ट हो जाता है। इसके अलावा वहां पर काम के घंटे भी बहुत ज्यादा है, और ये सभी के लिए रीजन है, केवल जापान के लिए नहीं। जो डेमोग्राफिक विंटर क्यों है, उसके आर्थिक कारकों में हर जगह आप डाल दीजिएगा। इसके अलावा
एजुकेशन फीवर इफेक्ट। एजुकेशन फीवर यानी कि बच्चों के एजुकेशन पर बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, उतना पैसा सबके पास है नहीं, तो लोग कहते हैं संतान कम हो। तो इकोनॉमिक रीजन है, और ये डेमोग्राफिक विंटर के हैं, केवल जापान के नहीं। आर्टिकल जापान पे था, इस वजह से जापान जापान वर्ड आएगा, लेकिन आपको हूबहू उठा करके चेप देना है, ठीक है ना। तो पहला आपके सामने। तो दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक आता है। अब जरा एक बार सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर दीजिए। यानी अब ऑब्वियस यार, अगर एक महिला है फीमेल, उसको ऑफिस का भी काम करना, उसको घर का भी काम करना, तो रिजल्ट क्या होगा? इन अमीर देशों में घर में काम करने वाले लोग मिलते नहीं। अब एक महिला ऑफिस भी कर रही है, घर भी कर रही है, टेंशन, तनाव, तो क्या उसकी फर्टिलिटी उतनी अच्छी होगी जितनी होनी चाहिए? नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में बच्चा कंसीव करने में ही दिक्कत हो जाती है, ये एकदम फिक्स है। इसीलिए आप देखोगे कि जो महिलाएं जॉब पे हैं उनके बच्चे कम होते। एक रीजन ये है कि पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनको पता होता है कितने बच्चे चाहिए, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दूसरा ये कि उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, यानी ऑफिस में भी घर में भी। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आप कि प्रोसेसिंग का जो उनके पास वक्त है वो बहुत कम होता है। और जो खाली आप देखिए 4 बच्चे 5 बच्चे लेकर घूम रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है लो एक्सेप्टेंस ऑफ सिंगल पेरेंटहुड और अनमैरिड कपल्स हैविंग चिल्ड्रन। यानी अगर आप शादीशुदा नहीं है और आपका बच्चा है तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करता, और बहुत से लोग अब शादी करना नहीं चाहते। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसी को कहा गया डिक्लाइनिंग मैरिज रेट, ठीक है। विवाह जब कम होगा तो ऑब्वियस है बच्चे भी कम होंगे। तो ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हो गया। फिर इसके बाद आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इफेक्ट, यानी जनसांख्यिकीय। शहरीकरण जो है उसने परिवार के आकार को छोटा किया है, क्योंकि शहरों में रहना है तो छोटा परिवार ही सुखी परिवार है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट होता है कि शहरों में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, बच्चों की मृत्यु कम होती है, तो ऐसे में बड़े परिवारों की आवश्यकता कम हो जाती है। आप समझिएगा इस विषय को ऐसे। जो पहले आप देखिए क्यों इतने बड़े बड़े परिवार होते, चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, तो ये माना जाता था कि 5-6 बच्चे रहेंगे तभी 1-2 इसमें से जीवित रहेंगे, चूंकि बीमारी का इश्यू और ये सारी चीजें थी। अब जापान वगैरह देशों में ये स्थिति है नहीं, लोगों को लगता है एक ही रहेगा, वो भी सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल इश्यू भी है और लाइफ स्टाइल चेंज भी है। अब कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते हैं। उनकी अपनी सोच होती है कि नहीं यार बच्चे नहीं करने, एंजॉय करना, लाइफ तो एक ही बार मिलती है, इस टाइप की चीजें भी है। बच्चे पैदा हो गए तो जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारी, उसमें उनकी भी सेंध लग जाएगी। ये सारी चीजें हैं मेरे प्यारे। इसके अलावा जो परिवारों को सहारा देने वाली संस्थाएं हैं उन पर भी विश्वास कम होना, यानी परिवारों का टूटना, एकजुट ना रहना, वो सारे मुद्दे भी हैं, वो भी इसमें आता है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इमिग्रेशन पॉलिसी भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, याद रखिएगा। यानी कि जैसे भारत के लोग अमेरिका में ज्यादा रोजगार ना प्राप्त कर सके, इस प्रकार की नीतियां संपूर्ण विश्व में रहती हैं। तो इसके कारण से जनसंख्या का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन। और अगर स्वाभाविक रूप से जनसंख्या में गिरावट आती है, डेमोग्राफिक विंटर की स्थिति बनती है, तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं वो भी लिखा हुआ। आर्थिक इंप्लीकेशन, अब आर्थिक रूप से क्या है आप खुद देखिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। यानी इकोनॉमिक्स आप पढ़े तो उसमें क्या कहा जाता है कि अगर लेबर किसी देश के पास नहीं है तो क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज का उतना प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि उसके पास वर्कफोर्स की कमी होगी, श्रिंकिंग वर्कफोर्स आप देख सकते हैं, और इससे जीडीपी भी कमजोर होगा, आपको अच्छे से पता है। इसलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मैंने। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी लोग काम करेंगे उनके ऊपर टैक्स भी सरकार अधिक लगाएगी, क्योंकि लोग कम है, सरकार को पैसा चाहिए ही शासन चलाने के लिए, फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए, तो ज्यादा टैक्स लगाएगी, तो उनके ऊपर कर का बोझ भी बहुत ज्यादा होता है। अब आता है दूसरा कि इसके सामाजिक परिणाम क्या होगा। बुजुर्ग जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि जो केयर गिवर्स होते हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और
रूरल पॉपुलेशन में कमी होगी, घोस्ट टाउन्स बनेंगे, भूतहा शहर बोलते हैं। घोस्ट टाउन मतलब भाई शहर ऐसे होंगे कि लोग ही नहीं उसमें होंगे, तो भूतहा नहीं लगे। आप कभी निकलिए और रोड सन्नाटा हो तो क्या लगता है, अरे बाप रे बाप। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। जो स्कूल होंगे उसमें लोग पढ़ने वाले नहीं होंगे, ये एक सामाजिक समस्या, ठीक है। भू राजनीतिक समस्या क्या होगी, जियोपॉलिटिकल, आपके पास मिलिट्री मैन पावर कम हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन होते हैं, उनमें से एक हो जाए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसी भी देश का निजी अंतिम उपभोग है। कुछ डेटा आगे पीछे हो सकता है, हमारे यहाँ 58% है, 58, तो किसी के यहाँ 40 हो सकता है, लेकिन रहेगा सबसे बड़ा प्लेयर ये। अब आप देखिए, यानी कंज्यूमर उपभोक्ता ही कम हो जाएगा। उपभोक्ता कम हो जाएगा तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड कम होगी, तो उत्पादन भी कम होगा। आप देख सकते हैं इससे उस देश का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी विश्व में कम हो जाएगा। भू राजनीतिक रूप से वो देश कमजोर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना। और सभी देशों के बारे में कि धन और आधुनिकता के बावजूद जापान, दक्षिण कोरिया और चीन में प्रजनन दर सबसे कम है, ठीक है। रीजन सब में वही सामान्य विशेषताएं सब में, यानी जो प्रश्न पूछा था वो भी मैंने यहां कर दिया, जिससे कि तीव्र शैक्षिक कम बच्चों पर अधिक खर्च कर पाएंगे, उनका अधिक स्किल डेवलप कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं, वही वाले सारे रीजन यहां पर भी लिखे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब आता है कि जापान वगैरह को क्या सीखना चाहिए विश्व के विभिन्न देशों से, जैसे फ्रांस से, स्वीडन से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से। इन देशों ने क्या किया बेटा कि बच्चा पैदा करने पर सरकारों ने वित्तीय सहायता दी। तो अगर मान लीजिए मैं एक बच्चा पैदा करके और उसका खर्चा चलाने की स्थिति में हूं, सरकार कहे तुम दूसरा पैदा करो, दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी हेल्थ एजुकेशन की हमारी है, तो पहला आप चला ही रहे थे, तो आपके मन में आएगा ऑब्वियस एक संतान और करते हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की। फ्रांस ने यही किया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फ्री पब्लिक चाइल्ड केयर, पेरेंटल लीव, हाउसिंग बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें दी। तो क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट इनका। स्वीडन आप देख सकते हैं, वहां पर भी सेम इसी प्रकार की व्यवस्था है, इसलिए उनका भी टोटल फर्टिलिटी, ठीक है ना। सिंगापुर में बेबी बोनस, हाउसिंग, यानी वही जो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। लेकिन इनको ज्यादा सफलता नहीं मिली है, यह भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है ना, क्योंकि यहां बाहरी लोग आ रहे हैं, तो उसके कारण से जैसे इंडिया वगैरह वाले ऑस्ट्रेलिया कनाडा चले गए, तो उतना ज्यादा इंपैक्ट यहां नहीं दिखता, ठीक है। अब जापान ने भी इसी प्रकार की योजनाएं शुरू कर दी है, बस यही आपसे यहां पर बताया गया है, ठीक है ना। उसने भी यही सारी चीजें स्टार्ट कर दी। अब एक प्रश्न है जिसमें मैंने पूर्वी एशिया में घटती प्रजनन दर के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण, तीनों कारणों पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फ्यूचर में कभी भी प्रश्न पूछेगा। और इनफैक्ट यही बेटा अगर इंडिया में जो जनसंख्या दर में गिरावट आई है, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। तो जापान के विशेष संदर्भ में इस पर आंसर लिखिएगा नहीं, चूंकि जापान के विशेष संदर्भ में पूछेगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना क्या है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे तेलंगाना की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब इसके बारे में, ठीक है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, इस पर प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी जब पीडीएफ मिलेगी उसमें। एमआरएनए वैक्सीन रिसर्च पर अमेरिका ने पैसा काट लिया है, तो इसको भी नुकसान होगा। अब एमआरएनए वैक्सीन पर अभी आपको, यानी पूरा एमआरएनए वैक्सीन से जुड़ी एक एक चीज प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ यहां पर मिल जाएगी, जिसको आप आराम से पढ़ लेंगे। बाकी ये सारी चीजें तो बहुत, जितने भी आए हैं, गाजा, लैंग्वेज का मुद्दा, एसआईआर, आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है, ये सब आया हुआ मुद्दा। तो थैंक यू सो मच, खूब मेहनत करिए, लगे रहिए, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद इकोनॉमिक्स की क्लास में 11:30 बजे। आज चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 शुरुआत करेंगे, चूंकि टेस्ट का समय आ रहा है, सीसीपी पल्स का। थैंक यू सो मच, ठीक है। और अभी 1-2 दिन
देखते हैं, कुछ न कुछ इश्यू हो जा रहा है जो है यूट्यूब को लेकर के। सुबह से मैं तो रेडी ही रहता हूं, लेकिन क्या ही बोलूं, अजीबोगरीब हालात चल रहे हैं यार। सब कुछ व्यवस्थित है, मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं व्यवस्थित हूं, लेकिन अब यूट्यूब पर जैसे ऑन किया पता नहीं क्या हो गया। अब टीम को करंट किया, वो लोग कह रहे हैं कि सर पता नहीं क्या हो रहा है कि यहां से लाइव हो जा रहा है लेकिन यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा है। क्या ही बोलूं मैं। तो इस प्रकार की स्थितियां जटिल हैं, चलती रहती हैं। अच्छा, आप लोग क्या लगता है कि अब यहीं पढ़ाऊं, यही चीज शाम को वहां अपलोड हो जाए? अंतर तो कुछ होता नहीं है यार। ठीक है भाई, पढ़ाई करने से मतलब है कि, इससे मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।